हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में 10/100 पद से अर्थ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब देख लेते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो क्या होता है। तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और इसके बिना जो है आप किसी भी कंप्यूटर को जो है उसको कनेक्ट नहीं कर सकते नेटवर्क के साथ। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। अ, और कई बार हम इसको नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या नेटवर्क अडेप्टर या लैन अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ ये किस तरह का देखने में होता है। ये देख सकते हैं आप। शायद आपने कभी सीपीयू ओपन किया हो तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो एक हार्ड डिस्क को हमने जो है ट्रैक्स में डिवाइड किया होता है और जो ट्रैक्स होते हैं उसको किस में डिवाइड किया होता है, सब डिवाइड आगे, तो सेक्टर में। तो हार्ड डिस्क को हम पहले डिवाइड करते हैं आपकी ट्रैक्स में और ट्रैक्स जो है वो सब डिवाइडेड होते हैं सेक्टर में। तो ऑप्शन बी 61 का राइट आंसर होगा। अगर ये आप ये देख पा रहे हैं, थोड़ी सी ब्लर है इमेज पर शायद आपको पढ़ने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये है आपकी हार्ड डिस्क, ये ट्रैक है और ट्रैक, ये देखिए ये डिस्क है, इसके अंदर इसको ये ट्रैक्स बने हैं गोल गोल जो है। और इन ट्रैक्स को नीचे सेक्टर, मतलब इस जो राउंड शेप है उसको भी देखिए लाइन से, छोटी छोटी लाइन से डिवाइड किया गया है, तो इन्हीं को हम सेक्टर बोलते हैं। और ये देखिए और भी इसमें चीज़ें हैं, आर्म असेंबली है, रीड राइट हेड है आपका, ये आर्म्स हैं, रोटेशन, प्लेटर, सिलेंडर, तो ये देख सकते हैं आप। और इससे शायद थोड़ा क्लियर हो। ये देखिए ट्रैक बना है ग्रीन वाला जो है, और ये जो है ट्रैक सेक्टर है। ये देखो ग्रीन को हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये सेक्टर हो गया, और ये फिर बाहर तक जैसे ये पूरी डिस्क सेक्टर, तो इसको पूरे को हम डिस्क डिस्क सेक्टर बोलेंगे बाहर तक। जैसे इसको हम इसके बाहर वाले ट्रैक से ज्वाइन करेंगे तो पूरी डिस्क का एक सेक्टर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एक लेज़र प्रिंटर की तकनीकी में, इन लेज़र प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज। तो लेज़र प्रिंटर तकनीक में अनुकूलन स्तर के दौरान क्या होता है, तो क्या होता है कंडीशनिंग स्टेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन दी फोटो सेंसिटिव ड्रम। तो ये लेज़र प्रिंटर के बारे में बताया गया है कि प्रकाश संवेदी ड्रम पर एक समान जो है ऋणात्मक आवेश रखा जाता है। जनरली हम प्रिंटर को दो भागों में डिवाइड करते हैं टाइप्स में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स, जबकि लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट की बात कर लें तो इसमें आपके इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो हैं आते हैं। और इसके अलावा जो और पॉपुलर प्रिंटर हैं उसमें एलईडी प्रिंटर, फोटो इंकजेट प्रिंटर, आजकल 3D प्रिंटर भी आ रहे हैं, और ऑल इन वन प्रिंटर, प्लॉटर्स भी हैं। प्रिंटर और प्लॉटर्स का वर्किंग लगभग सेम होता है जो पुराने प्रिंटर थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है, साफ सफाई से रिलेटेड है। व्हाट प्रोडक्ट इज़ यूज टू क्लीन स्मग्ड की और ऑन अ कीबोर्ड। तो गंदी जो आपकी कीज़ हैं उनको साफ़ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं कीबोर्ड को साफ़ करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल पर्पज़ क्लीनर। तो 63 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द माउस पॉइंटर मूव्स इरेक्टिकली, व्हाट इज़ द पॉसिबल काउज। द माउस, ऑप्शन ए बॉल इज़ डर्टी। तो जब पहले जो हमारे माउस यूज़ होते थे उनमें एक रबड़ बॉल यूज़ होती थी,
तो इसमें इन्होंने बताया कि कई बार जो आपका माउस जो पॉइंटर जो है एक अनियमित रूप से चलता है, लेकिन क्योंकि अगर आप माउस पैड पे माउस को अगर राइट साइड उसको हिला रहे हो तो आपके जो पॉइंटर है वो उस स्थिति में जो है मूव नहीं करता स्क्रीन पे, तो उसका कारण हो सकता है कि आपका बॉल जो है वो गंदा है। लेकिन आजकल तो वैसे माउस कम ही देखने को मिलते हैं। आजकल जो माउस यूज़ होते हैं उसमें लेज़र लाइट का यूज़ होता है। लाइट को ट्रैक करके ही वो लेफ़्ट और राइट जो है मूव करता है, बॉल का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट कमांड इज़ यूज टू रीसेट अ मॉडेम व्हेन यूजिंग द एटी कमांड सेट। तो एटी कमांड सेट का यूज़ करके हम एटी सेट कमांड में हम किस कमांड को यूज़ करके जो है मॉडेम को रिसेट कर सकते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ATZ जो कमांड है उसका यूज़ करके आप मॉडेम को रिसेट करते हैं जब जब आप जो है AT कमांड सेट का यूज़ करते हैं। तो AT कमांड सेट में ही आपकी ATZ जो है वो कमांड यूज़ होगी रिसेट करने के लिए मॉडेम को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर डिफ्लेक्टेड बाय। तो एक्चुअली ये वर्किंग पूछी गई है, थोड़ा सा कैसे वर्क करता है इंकजेट प्रिंटर। हमने अभी पढ़ा कि इंकजेट प्रिंटर जो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मल्टी डायरेक्शनल नोज़ल। इसके अंदर क्या होता है, अलग हर दिशा के लिए नोज़ल लगी होती है। मल्टी डायरेक्शनल एक नोज़ल होती है जिसकी जब भी हमको इसकी कोई चीज़ हमको प्रिंट करनी होती है तो नोज़ल से जो है एक बिल्कुल बारीक जो है स्याही जो है उस पेपर पे जाती है और वो जो भी वो इमेज या जो कुछ भी करेक्टर है उसको उस प्रिंट करता है। मतलब काफ़ी बारीक वो नोज़ल होती है। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो देखिए आपका इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसमें लेज़र और थर्मल प्रिंटर भी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है इसमें, विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। SCSI हार्ड ड्राइव जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। SCSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCI है, SCSI है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है पर्सनल कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए पेरिफेरल जो डिवाइसेज होती हैं उनके साथ, जैसे कि आपकी डिस्क ड्राइव होगी, टेप ड्राइव हो गई, CD रोम हो गई, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए। तो इन सब को साथ जो है ये SCSI इंटरफेस सिस्टम को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ या पेरिफेरल हार्डवेयर के साथ जो है कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 68 नेक्स्ट पूछा है RS-232 जो है एक स्टैंडर्ड है। तो ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? ऑप्शन दिए गए हैं सीरियल पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, गेम पोर्ट का और नेटवर्क पोर्ट। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है सीरियल पोर्ट का स्टैंडर्ड है 232। देख सकते हैं आप, द सीरियल पोर्ट स्टैंडर्ड RS-232। This standard is used for transmitting serial communication between devices। तो ये सीरियल ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है डिवाइसेस के बीच। और जिनको जो हम कौन से डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बोलते हैं या डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो डाटा DCE और DTE के बीच जो है कम्युनिकेशन के काम आता है इस सीरियल पोर्ट RS-232। द सीरियल पोर्ट यूजेस अ 9-पिन DE9 कनेक्टर। तो जो सीरियल पोर्ट है या तो DE9 कनेक्टर यूज़ करता है और या तो इसके अलावा 25 पिन 25 पिन का DB25 कनेक्टर यूज़ करता है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज। वाट पावर सर्जिस जो है उससे बचने में कौन मदद करता है? तो ये आपका सर्ज सुप्रेसर। तो सर्ज सुप्रेसर की यानी प्रोत्कर्षण निरोधी की सहायता से जो है आप विद्युत प्रोत्कर्षण से बच सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, व्हेन इज द रिस्क ऑफ फॉर
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का सबसे बड़ा खतरा, रिस्क जो है कब रहता है, यानी हिंदी में देखेंगे आप इसको, स्थिर वैद्युत विसर्जन का सबसे अधिक खतरा जो है तो लो ह्यूमिडिटी पे होता है आपका ये रिस्क। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 71 में पूछा गया है व्हाट इज अ कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज टू टॉक विद एन वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। तो किसकी मदद से है जो कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क पर एक दूसरे से बात करते हैं, इस हिसाब से ये मतलब क्वेश्चन ये इस ऐसे पूछा गया है। तो जो प्रोटोकॉल है उसकी सहायता से जो है नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में बात करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं प्रोटोकॉल की, इसमें भी यही बोला गया है। प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस में क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं या प्रोसीजर, मतलब एक रूल या प्रोसीजर जिसके द्वारा जो हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आपस में जो डेटा जिस प्रोसीजर और रूल से ट्रांसमिट करेंगे उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे देख सकते हैं परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज़ OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। और ये किसके लिए यूज़ होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है MS-DOS में आप जो है कौन सी कमांड यूज़ करते हैं अगर आपको सिस्टम पे डेट जो है डिस्प्ले करवानी हो, यानी सिस्टम की डेट देखनी हो, तो आप डेट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। MS-DOS में बहुत सी कमांड्स हैं। जब विंडोज़ नहीं आए थे तो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर जो था चलते थे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कमांडें हैं जो मेनली यूज़ होती हैं डॉस में। ये देख सकते हैं आप डेट कमांड जो है यहाँ पर, व्यू और चेंज द सिस्टम डेट। तो ये किसके काम आती है, या तो आपने सिस्टम की डेट देखनी हो, व्यू करनी हो, या फिर चेंज करनी हो, तो उसके लिए हम डॉस की कमांड यूज़ करते हैं। और एक इंटरनल कमांड है। और ये देखिए ऊपर तक काफ़ी कमांडें हैं, मतलब जहाँ से शुरू होता है ANSI.sys। तो ये क्या करता है, डिफाइन फंक्शन दैट चेंज डिस्प्ले ग्राफिक्स कंट्रोल कर्सर मूवमेंट एंड रीअसाइन की। अपेंड कमांड होती है आपकी काउज MS-DOS टू लुक इन अदर डायरेक्शंस, माफ कीजिए अदर डायरेक्टरीज व्हेन एडिटिंग अ फाइल और रनिंग अ कमांड। ये एक्सटर्नल कमांड है। नीचे तक देख सकते हैं आप बैच पूछी जा सकती है। बैच जो कमांड है रिकवरी कंसोल है, एक कमांड, एक रिकवरी कंसोल कमांड है दैट एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ कमांड इन अ फाइल। ये देखिए CD है चेंज डायरेक्टरी के काम। वैसे आपको सबसे पहले यही कमांड यूज़ होती हैं जब भी आप डॉस सीख रहे होते हैं, MK या CD, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। ये देखिए, और ये CD जो कैसे यूज़ होगी, किसके लिए यूज़ होगी, चेंज डायरेक्टरी के लिए। और इंटरनल कमांड है CHDIR, ये भी चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होगी। और नीचे तक आप देख सकते हैं कॉपी कमांड। जब हमें किसी चीज़ को कॉपी करना होता था डॉस में, तो हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड टाइप करनी पड़ती है। हमारे पास उस टाइम माउस और माउस का कर्सर ये चीज़ें नहीं होते थे। तो ये सारी कमांड्स जो थी जो भी यूज़ करते थे उस टाइम डॉस, तो उनको मैक्सिमम कमांड इसमें से याद होती थी क्योंकि वो बार बार इनको यूज़ करते थे। तो जो माउस और इनपुट डिवाइसेस जो है माउस, उसकी वजह से, आने की वजह से जो है काफ़ी काम घट गया है। मतलब ये कमांड यूज़ नहीं करनी पड़ती है, हमको याद नहीं रखनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर। तो किसी ऑप्शनल पैरामीटर के साथ डॉस कमांड की सबसे लंबी लेंथ, मतलब आपने कोई कमांड यूज़ करनी है डॉस में, तो ज़रूरी नहीं आप एक टाइम में एक ही कमांड यूज़ करें, दो तीन भी उसमें एक साथ लग सकती हैं। मतलब आप डिपेंड करता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है उसमें, तो उस हिसाब से कमांड लगेगी। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी उस डॉस कमांड की, तो आप 127 करैक्टर तक ही ये जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है डॉस एक्सेप्ट नहीं करता है कमांड को।
और डॉस में अगर आपको कोई फाइल जो है सेव करनी होती है तो आपको जो है मैक्सिमम जो है 12 करेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसमें 8 करेक्टर तो होगा वो बेस फाइल नेम होगा, और 3 करेक्टर्स जो होंगे वो एक्सटेंशन होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो आप 8 करेक्टर का जो है फाइल नेम करके ही सेव कर सकते हैं डॉस में। और जब उसके बाद विंडोज़ आई थी तो उसमें आप 255 करेक्टर्स तक जो था फाइल नेम यूज़ कर सकते थे। इतना लंबा फाइल नेम आप यूज़ कर सकते थे। उसके बाद जो विंडो 10 और बाद में वर्जन आते रहे उनमें काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, मतलब काफ़ी लेंथ बढ़ गई है फाइल नेम की। और ये जो आपकी विंडो 10 है इसमें तो आप 32,767 यानी 32767 करेक्टर का जो है लंबा फाइल नेम भी सेव कर सकते हैं। इस नाम से भी सेव कर सकते हैं, इतने लंबे नाम से फाइल को। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिक्स कमांड इन यूनिक्स विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ फाइल। तो आर एम कमांड जो होती है, आर एम इसकी शॉर्ट फॉर्म है रिमूव फाइल के लिए। तो यूनिक्स में आप आर एम जो है ये कमांड यूज़ करते हैं फाइल को रिमूव करने के लिए। देखिए फाइल्स के लिए यूनिक्स में क्या क्या कमांड है। एल एस एल लिस्ट योर फाइल, तो ये आपकी फाइल्स की आपको लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। एल एस डैश एल लिस्ट योर फाइल इन लॉन्ग फॉर्मेट, तो एल जो एक्स्ट्रा है वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए यूज़ हुआ है। एल एस ए तो लिस्ट ऑल फाइल इंक्लूडिंग वन हुज फाइल नेम बिगिन इन अ डॉट विच यू डू नॉट ऑलवेज वांट टू सी। तो ये देख सकते हैं आप मोर फाइल नेम EMACS फाइल नेम, ये तो होगी फाइल्स की कमांड्स। इसके अलावा आपको नीचे यूनिक्स में और भी कमांड्स मिलेंगी। फाइल कंप्रेशन के लिए जिप फाइल नेम, किस फाइल को आपको जिप करना है, या अनजिप है ये जी अनजिप फाइल नेम यानी अनकम्प्रेस फाइल। प्रिंटिंग के लिए LPR फाइल नेम, प्रिंट करने के लिए LPQ चेक आउट द प्रिंट क्वी। और डायरेक्टरीज पे मेक डायरेक्टरी MKDIR CD चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होती हैं। ये आपकी लगभग डॉस की तरह ही चल रही हैं यहाँ पे कमांडें। फाइंड थिंग FF कमांड यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आपकी कुछ बेसिक जो है यूनिक्स कमांड्स हैं। किल PID जो है किल या एंड द प्रोसेस, तो किल कमांड आपकी किसी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए होती है विद द ID यू गेव, और किस मतलब ये ID भी आपको देनी पड़ती है, आपको कौन सी प्रोसेस जो है वो ख़त्म करनी है या किल करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें मुझसे पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें यूनिक्स से ही है, द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन यूज़र एंड यूनिक्स सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो यूज़र यानी हमारे बीच और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच कौन सी एजेंसी बैठी हुई है, ये पूछा गया एक तरह से यहाँ पे। ऑप्शन सी राइट आंसर है शेल। एक्चुअली शेल क्या है, शेल एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कमांड्स एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र एंड द इनर वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेल जो है हमारे बीच और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स उसके बीच जो है एक तरह से बैठा हुआ है, और ये हमारे हम जो यूज़र है कमांड देते हैं उसको ये यूनिक्स तक पहुंचाता है शेल, और यूनिक्स से जो आउटपुट आता है वो यूज़र तक पहुंचाने का काम शेल करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे और यूनिक्स के बीच जो है शेल, ऑप्शन सी राइट आंसर, ये बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, What TCP/IP protocol is used for a remote terminal connection services। तो सुदूर यानी दूर जो है, अगर किसी दूरी पर टर्मिनल संबंधित सेवा में कौन सा जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उसको हम यूज़ करते हैं। तो दूर अगर कोई टर्मिनल है उसके लिए हम टेलनेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो टेलनेट का मतलब होता है टेल नेट यानी टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी टेली टाइप नेटवर्क होता है टेलनेट की फुल फॉर्म। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब, हम इसको टू टेलनेट भी यूज़ करते हैं। और ये एस्टेब्लिश मतलब कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो कौन से कनेक्शन को जो कि दूरी पर हो, काफ़ी दूरी पर स्थित हो, उसके लिए हम टेलनेट यूज़ करते हैं। टेली टाइप या टेली कम्युनिकेशन टाइप जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ तक थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑथर ऑफ श्री मतलब श्री भाष्य के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रामानुज जो थे वो भाष्य के श्री भाष्य के रचयिता थे। रामानुज जो थे वो
1017 से 1137 ईस्वी तक रहे थे और उन्होंने ये श्री भाष्य लिखा था। इसमें पूछा गया है सिख गुरु जिनकी हत्या जो थी औरंगजेब के आदेश पर हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या हुई थी। और हम 24 नवंबर को हर वर्ष जो है इसको शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जब इनकी ये हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। और ये 16 माफ़ कीजिए 24 नवंबर 1675 को ये हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। कुल 10 गुरु हुए हैं सिखों के। इनमें से सबसे पहले गुरु नानक देव जी जो थे वो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, मतलब। और इनकी मृत्यु जो थी 1539 में हुई थी, 1469 से 1539 तक। इसके बाद जो ये इनके गुरु तेग बहादुर जी थे, ये 1664 में इनका जन्म हुआ और 1675 में इनकी मृत्यु हो गई। माफ़ कीजिए, गुरु रहे थे 1664 से 1675 तक। जन्म इनका 1621 में हुआ था और 1664 में ये गुरु बने थे, सिखों के 9वें गुरु। और 1675 को 24 नवंबर को इन्होंने औरंगजेब के बोलने पर इनका सर कटवा दिया गया था। और जो 10वें गुरु थे वो थे अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म जो था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और 1675 से लेके 1708 तक ये गुरु रहे थे और अंतिम गुरु रहे थे सिखों के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो ये स्वर्ण मंदिर है आपका, इसका निर्माण कब हुआ था। तो जो 5वें गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव, उनके समय हुआ था ये अमृत सरोवर का निर्माण, जिसमें कि स्वर्ण मंदिर के आसपास आप देखते होंगे तालाब जैसा है। तो इसका निर्माण, सरोवर का निर्माण और हर मंदिर साहिब जो है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका जो था, उसकी नींव जो थी ये गुरु अर्जुन देव द्वारा, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, उनके द्वारा रखवाई गई थी। और 30 मई 1606 को इनको भी फांसी हुई थी और ये जहांगीर द्वारा इनको फांसी करवाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। द ईस्ट इंडियन कंपनी रिसीव द ज़मींदारी ऑफ द 24 परगनाज फ्रॉम, यानी ईस्ट इंडियन कंपनी को 24 परगना की ज़मींदारी मिली थी। तो ऑप्शन सी चांद साहिब से मिली थी ये, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुगल था। 1266 में जन्म हुआ था और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, महात्मा गांधी जी ने करवाई थी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। ये जो आपका सत्याग्रह आश्रम है, इसकी स्थापना जो थी अहमदाबाद के समीप 1915 में करवाई गई थी ये, कोचरब नामक स्थान पर। और बाद में यही इसी आश्रम को 1917 में ट्रांसफ़र किया गया नई जगह, यानी साबरमती नदी के किनारे। तो फिर बाद में इसी का नाम साबरमती आश्रम पड़ा। तो बेसिकली जो था सत्याग्रह आश्रम, ये 1915 में इसकी खोज हुई, मतलब इसकी स्थापना गांधी ने करवाई थी और 1917 में इसको ट्रांसफ़र किया था साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी किसके अंतर्गत आती है। तो वो आती है आपकी राज्य सूची के अंतर्गत। आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो हैं ये संविधान में लिखी गई हैं। संघ सूची में जो है कंट्रोल, जो भी कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में जो कंट्रोल होता है किसके हक अधिकार में होती हैं, तो वो राज्यों के अधिकार में। जबकि समवर्ती सूची में बराबर का स्टेट और सेंटर दोनों का जो है कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो भी इसके आगे क्वेश्चन हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।